जब देखो तब शीशे के सामने खड़ी रहती हो। मेरी अलमारी के सारे कपड़े बिखरे पड़े हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि इस लड़की के दिमाग में कौन सा फितूर भरा है। केतकी टीना पर गुस्से में चिल्लाए जा रही थी। टीना ने कहा, माँ क्यों इतनी नाराज होती हो? मैं सब समेट दूंगी। बस शीशे में देख रही हूँ कि मैं कैसी ड्रेस में अच्छी लगती हूँ। माँ मुझे मॉडलिंग करनी है। मेरा सपना है कि एक दिन मैं बहुत बड़ी मॉडल बनूं। माँ मुझे शहर ले चलो ना। टीना पगला गई हो क्या? घर में फाके पड़े हैं और तुम्हें मॉडलिंग करनी है। अगर तुम्हारे पिताजी को पता चला तो खामखा तमाशा हो जाएगा। इसलिए इस सपने को पलकों के नीचे दबाकर मार डालो टीना। किसे पता था कि टीना के पिताजी दयानंद दरवाजे के पीछे खड़े हुए उनकी बातें सुन रहे थे। नहीं टीना, अपने सपने को मारने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें मुंबई लेकर जाऊंगा और तुम्हारे सपने को पूरा करूंगा। ये सुनते ही टीना खुशी के मारे उछलते हुए दयानंद के गले लग गई और बोली, आप कितने अच्छे हो पिताजी। केतकी उसकी कमर में थपकी देती हुई बोली, पता नहीं कब बड़ी होगी ये लड़की। दयानंद मुखिया से 25,000 रुपया ब्याज पर उधार लेकर टीना और केतकी को लेकर मुंबई चला गया। अनजाने शहर में पहुंचते पहुंचते भूख के मारे उनकी अंतड़ियां सिकुड़ने लगी। पिताजी मैं तो अब बहुत थक गई हूँ। पहले कहीं रुककर थोड़ा आराम कर लो। मैं बहुत थक गई हूँ। और उसके बाद कुछ खिला दो। भूख भी बहुत जोर से लगी है। यहाँ क्या फुटपाथ पर ठहरेंगे? पहले एक कमरा किराए पर ले लेते हैं, उसके बाद कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। दयानंद ने रहने के लिए 2,000 रुपए में महीने भर के लिए एक कमरा लिया और फिर कुछ खाने के लिए ढूंढा। वहां उसे एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दिया, पिज्जा समोसा। अरे ये क्या, समोसा तो सुना था, लेकिन ये पिज्जा समोसा? चलो कोई नहीं, आज ये भी खाकर देख लेते हैं। दयानंद केतकी और टीना के लिए पिज्जा समोसे लेकर गया। पिताजी इसमें तो समोसे के साथ साथ पिज्जा का भी स्वाद है। मन कर रहा है खाए जाऊं। मेरा वश चले तो तुम्हें रोज ये पिज्जा समोसा खिलाऊं, मगर पहले तुम्हें हीरोइन भी तो बनाना है। ये सुनकर टीना खिलखिलाकर हंस पड़ी। अगले दिन वो लोग स्टूडियो में गए, मगर डायरेक्टर ने उन्हें अंदर ही नहीं आने दिया। कई दिनों तक वो लोग इधर उधर यूं ही भटकते रहे, मगर किसी ने भी उन्हें डायरेक्टर से नहीं मिलने दिया। एक स्टूडियो के गार्ड ने पूछा, डायरेक्टर से मिलना है? हाँ लेकिन कोई मिलने ही नहीं देता। अरे ऐसे कोई नहीं मिलने देगा। ये मुंबई है बाबा, यहाँ हर काम के लिए दूसरों की जेब गरम करनी पड़ती है। कुछ यहाँ भी मिल जाए तो। अच्छा, उनसे मिलने के लिए पैसा देना पड़ेगा? दयानंद ने 100 का नोट निकालकर गार्ड को दिया तो उसे गुस्सा आ गया। वह बोला, अरे गिरा पड़ा समझा है क्या जो ये 100 का नोट दिखा रहे हो? पूरे 5,000 लगेंगे। टीना अपने पिताजी का चेहरा बड़ी बेबसी से देखने लगी। 25,000 में से अब तक 7-8 तो खर्च हो ही चुके थे, अब 5,000। नहीं पिताजी, चलो यहाँ से, हम किसी और डायरेक्टर के पास चलते हैं। लेकिन दयानंद ने उसे 5,000 रुपए दे ही दिए, जिसके बाद गार्ड ने उन्हें अंदर जाने दिया। सर ये मेरे कुछ फोटोज हैं। मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ। यूपी के एक गांव से आई हूँ। अगर आपने मुझे मौका नहीं दिया तो मेरे सपने अधूरे रह जाएंगे। डायरेक्टर ने टीना को सिर से पैर तलक देखा और कहा, शक्ल देखिए अपनी, गंवार दिखती हो। मॉडलिंग की ABCD भी जानती हो। जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। अरे कितनी बार कहा है गार्ड तुमसे, इस तरह लोगों को अंदर मत आने दिया करो। गार्ड ने उन्हें खींचते हुए बाहर निकाल दिया। इसी तरह महीना भर गुजर गया। पैसे भी खत्म होने को चले थे, ऊपर से कमरे का किराया भी देना था। मुंबई जैसे शहर में टीना को किसी ने घास नहीं डाली। पिताजी अब घर चलना चाहिए। मुझे नहीं लगता मैं यहाँ कुछ कर पाऊंगी। आपके कर्ज पर ब्याज बढ़ता जा रहा है। जो हमारे पास था वह भी खत्म हो गया। पैसा ही तो खत्म हुआ है बेटी, सांसें खत्म थोड़ी ना हुई हैं। इसलिए इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लेकिन हर बार की तरह टीना को इस बार भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। 2 महीने बाद, बेटी मुझे माफ कर देना।
मैं तुम्हारा सपना पूरा नहीं कर पाया। चलो पिताजी, अपने गांव लौट चलते हैं। लेकिन जाने से पहले एक बार पिज्ज़ा समोसा तो खिलाओगे ना? दयानंद जानता था कि ऐसा कहकर वह अपने अंदर छिपे दर्द को छिपा रही थी, इसलिए वह बिना कुछ कहे उसे पिज्ज़ा समोसा की दुकान पर ले गया। वहां के मालिक ने समोसा देते हुए कहा, क्या आपकी बेटी हमारे फूड कॉर्नर पर काम कर सकती है? दरअसल हमें लड़कियों की ज़रूरत है जो समोसे में फीलिंग का काम कर सकें। तनख्वाह 10,000 मिलेगी। 10,000? ये सुनकर उन तीनों की आंखें फटी रह गईं। मैं तो कहती हूँ कुछ दिन और यहीं रुक जाते हैं। कुछ टीना काम करेगी और कुछ हम दोनों करेंगे। कम से कम लौट कर मुखिया का कर्ज तो चुका पाएंगे। केतकी, हमारी बेटी काम करे, क्या ये अच्छा लगेगा? पिताजी, फिलहाल कर्ज के पैसे चुकाने तक काम कर लूंगी। कौन सा मुझे जिंदगी भर यहीं कमाना है? इसलिए उन्होंने फिलहाल गांव वापस लौटने का विचार त्याग दिया। टीना फूड कॉर्नर पर पिज्ज़ा समोसे का काम करने लगी। महीने भर में ही टीना बहुत अच्छा पिज्ज़ा समोसा बनाना सीख गई। जब मैं दूसरों के लिए पिज्ज़ा समोसा बनाकर बेच सकती हूँ तो अपने लिए क्यों नहीं? माँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ अपना काम शुरू कर लूँ। मैंने पिज़्ज़ा समोसा बनाना सीख लिया है। मॉडल तो बन नहीं पाई, वैसे भी मेरी वजह से पिताजी पर बहुत कर्जा हो गया है। लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे टीना? माँ, मेरी सैलरी के 10,000 तो हैं ना, काफ़ी हैं। मुखिया का कर्ज जल्द से जल्द चुकाना है, वरना 4 महीने में उसके कर्ज का ब्याज 4 गुना हो जाएगा। तुम अकेले कैसे कर पाओगी? पिताजी, मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? उसमें आपको भी तो मदद करनी पड़ेगी। टीना ने किसी तरह दयानंद और केतकी को मना लिया और फिर एक ठेला खरीदा जिस पर उसने पिज्ज़ा समोसा बनाकर बेचना शुरू कर दिया। अरे वाह भाई, इस ठेले पर तो पिज़्ज़ा समोसा लिखा है। ऐसी डिश खाने के लिए तो महंगे रेस्टोरेंट या फूड कॉर्नर जाना पड़ता था, लेकिन अब तो कमाल हो गया। अब तो ये समोसा ठेले पर भी खाने को मिलेगा। हाँ भैया, एक बार ये पिज्ज़ा समोसा खाकर देखिए। इसके सामने कोई भी समोसा खाना भूल जाओगे। हाँ भाई, 8 समोसे पैक कर दो। हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, वो भी ये नए किस्म का समोसा खाकर खुश हो जाएंगे। और हाँ, एक मुझे दे दो खाने के लिए अभी। बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी करती हूँ। उसके बाद टीना ने उसे समोसे दे दिए। ग्राहक समोसे खाकर बहुत खुश हुआ और समोसे की बहुत तारीफ भी करी। इसी तरह टीना के बनाए गए पिज्ज़ा समोसे के ग्राहक बढ़ने लगे। इस काम की बुलंदियों के सामने मॉडलिंग का सपना धुंधला पड़ गया। परदेश में आकर टीना ने एक बेहतरीन पहचान बना ली। नया काम, नई चीज और नए ग्राहक। टीना ने एक दिन के 40 समोसे बनाकर काम शुरू किया और धीरे धीरे वह 400 पार कर गया। कुछ दिनों बाद, पिताजी, अब हमारे पास इतना पैसा हो गया है कि मुखिया का कर्ज उतारा जा सके। अब आप पैसे लेकर गांव चले जाओ और उन्हें दे दो। टीना, मैं तो कहता हूँ हम सब गांव चलते हैं, वहीं अपना एक रेस्टोरेंट खोलना। हो सकता है 4 पैसे कम मिले, मगर अपनों के बीच तो रहेंगे ना। सही कहते हो पिताजी, वैसे भी ये मोह माया की नगरी है। फिर वो लोग अपने गांव लौट आए और मुखिया का कर्ज उतार कर वहीं पर पिज्ज़ा समोसे बनाने का काम शुरू किया। गांव वालों के लिए तो ये एक अद्भुत चीज थी, इसलिए वहां पर भी पिज्ज़ा समोसा जमकर बिकने लगा। अब टीना बहुत खुश थी। उसकी पिज्ज़ा समोसा की सफलता ऊंचाइयां छू रही थी। काजल एक अमीर घर की इकलौती लड़की थी। उसके डैडी दीपक चौधरी शहर के बड़े बिजनेसमैन थे। काजल बड़े लाड़ प्यार से पली थी। उसकी हर जिद पूरी की जाती थी। एक दिन काजल के कॉलेज में फंक्शन हुआ जिसमें वह लेट हो गई। काजल अपनी घड़ी देखकर बोली, ओह नो, हम बहुत लेट हो गए हैं निशा। चलो अब घर चलते हैं। चलो काजल, पहले मुझे घर छोड़ दो, वरना मेरी आज बहुत डांट पड़ेगी। चलो निशा। काजल निशा को अपनी कार से उसके घर छोड़ने गई, इसलिए और भी देर हो गई। वहां से काजल अपने घर के लिए रवाना हुई। रात हो गई थी। एक सुनसान जगह पर उसकी कार खराब हो गई। काजल ने सोचा, अभी फोन करके डैडी को बता देती हूँ तो कुछ ना कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा।
लेकिन मोबाइल निकाला तो वह परेशान हो गई। ओ नो, यह मोबाइल तो स्विच ऑफ हो गया। इसको भी अभी बंद होना था। अब मैं क्या करूं? आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है। यहीं वेट करती हूँ, किसी से लिफ्ट ले लेती हूँ। तभी एक बाइक पर 2 लड़के वहां से निकले। वे शक्ल से ही गुंडे लग रहे थे। सड़क के किनारे काजल को खड़ा देखकर उन्होंने बाइक रोक दी। वे दोनों एक्साइटेड होकर एक दूसरे से बातें करने लगे। अरे यार शरद, क्या तू भी वही देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ? रात में इस सुनसान इलाके में लड़की। हाँ राकेश, लड़की, और वो भी इतनी सुंदर। अरे अपनी तो बल्ले बल्ले हो गई। क्या गजब की सुंदर लग रही हो। कार पंक्चर हो गई है तो चलो ना हमारे साथ, चलो घूम कर आते हैं। काजल डर गई। वे दोनों उसे छेड़ने लगे और जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगे। बचाओ बचाओ! तभी एक ऑटो वहां आकर रुका। उसमें से एक लड़का उतरा और उन दोनों बदमाशों पर टूट पड़ा। उसने शरद और राकेश को मार मार कर भगा दिया। वे दोनों अपनी बाइक पर बैठकर भाग गए। डरिए मत, वो दोनों भाग गए हैं। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। मेरा नाम आयुष है। और मैं काजल हूँ, चलिए। उसकी बहादुरी देखकर काजल को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। आयुष भी उस पर अपना दिल हार बैठा। अब वे मोबाइल पर बातें करने लगे और अक्सर मिलने भी लगे। एक दिन काजल ने पूछा, तुम ऑटो चलाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते? मैंने पढ़ाई के बाद कंपटीशन की तैयारी की है, लेकिन मेरी जॉब नहीं लगी, इसीलिए मैं ऑटो चलाता हूँ और अभी भी तैयारी कर रहा हूँ। वाओ, यू आर टू हार्ड वर्किंग। आई एम प्राउड ऑफ यू। एंड आई लव यू वेरी मच। लेकिन अब हमारे रास्ते अलग अलग होने जा रहे हैं। क्यों? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना जीने की सोच भी नहीं सकती हूँ। सोचने की कोशिश करो काजल। तुम्हारे डैडी तुम्हारी शादी मुझसे नहीं करेंगे। दूसरे, मैं तुमको दुखी नहीं देख सकता। मैं तुम्हें वो सारी सुख सुविधाएं नहीं दे सकता जिनकी तुम आदी हो। मुझे वे सुविधाएं नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए आयुष। तुम्हारे साथ मैं हर मुसीबत सह लूंगी। मेरे लिए असली दौलत तुम्हारा प्यार है। काजल की बातों को सुनकर आयुष का दिल भर आया। उसने काजल को गले से लगा लिया। आयुष, अब कभी मुझसे अलग होने की बात मत करना। कभी नहीं करूंगा काजल, हमारा साथ जन्मों जन्मों तक रहेगा। लेकिन जब काजल के डैडी को उसकी लव स्टोरी पता चली तो हंगामा मच गया। काजल ने भी जिद पकड़ ली और कहा, मैं शादी करूंगी तो आयुष से, वरना जहर खाकर मर जाऊंगी डैडी। देखो बेटा, तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारी यही शादी कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें गरीबी की आदत नहीं है। जब गरीबी झेल नहीं पाओगी तो एक दिन तुम खुद पछताओगी, फिर तुम्हें यहीं वापस आना होगा। नहीं डैडी, मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं है। मैं उससे सच्चा प्यार करती हूँ। दीपक चौधरी ने उन दोनों की शादी कर दी। काजल अपनी ससुराल आ गई। यहाँ उसके सास ससुर, देवर अंश और ननद प्रिया थी। सबने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। आयुष का घर छोटा जरूर था, पर वहां सबका प्यार और खुशियां ही बरसती रहती थी। 1 साल बीत गया। काजल की मैरिज एनिवर्सरी आ गई। सबने बड़े जोश से सारा इंतजाम कर डाला। आयुष मन ही मन में सोचता है, हमारी शादी को 1 साल हो गया। काजल के गले में एक सोने की चेन तक नहीं है, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। आज मैं पूरे साल की बचत से ये बढ़िया हार लाया हूँ, उसे अचानक देकर सरप्राइज दूंगा। उधर काजल की सास सवेरे से उसकी पसंद के पकवान बनाने में लगी हुई थी। ससुर उसके लिए बहुत अच्छी सी साड़ी ले आए थे। काजल सब चुपचाप देख रही थी। भाभी, ये मैंने कमरे तक फूलों की रंगोली बनाई है, इस पर चलकर कमरे में जाना। और आज कमरे की डेकोरेशन मैंने की है, सरप्राइज है ये भी, शाम को देखना। मैंने अपनी बचत के रुपयों से ये सब किया है। तब तक उनके घर के बाहर एक कार आकर रुकी। उस कार से उतरकर दीपक चौधरी और उनकी पत्नी नीता अंदर आए। नीता ने अंदर आकर काजल को गले से लगा लिया और बोली, बेटी काजल, तुमने बेशक मुझे याद नहीं किया, लेकिन हम 1 साल तक बड़ी मुश्किल तुम्हारे बिना रह पाए। अब नहीं रह सकते। हमने सोचा आज तुम्हारी एनिवर्सरी है, इसलिए हम यहाँ चले आए।
दीपक चौधरी मकान को ध्यान से देखते हुए बोले, पता नहीं तुम इस सड़े से मकान में कैसे रहती हो। अरे चलो हमारे संग, आज शहर के सबसे अच्छे होटल की बुकिंग करते हैं, वहीं तुम्हारी एनिवर्सरी मनाएंगे। तुम हमारी इकलौती बेटी हो, हमारी इतनी दौलत है और तुम यहाँ इतनी तकलीफ उठा रही हो, आखिर हम उसका क्या करेंगे? तुम वहीं चलकर रहो। यह सुनकर सबका मुंह उतर गया, सब उदास हो गए, लेकिन काजल के मम्मी डैडी के सामने कोई कुछ नहीं बोला। मम्मी, हम अपनी तरफ से इसे सारी खुशियां देने की कोशिश करते हैं। खाक खुशियां दे सकोगे? मुझे तो यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और सुनो काजल, देर मत करो, चलो जल्दी। मम्मी, मैं आप लोगों के साथ होटल में एनिवर्सरी मनाने नहीं जाऊंगी। अरे मगर क्यों नहीं जाओगी? हम तुम्हारी खुशी के लिए कह रहे हैं बेटा। तो प्लीज मुझे यहीं रहने दीजिए, अपनी ससुराल में। मैं अपनी एनिवर्सरी यहीं सबके साथ मनाऊंगी, मेरी इसी में खुशी है। मेरे लिए सबने कितने जोश के साथ अरेंजमेंट किया है, मैं इनका दिल नहीं तोड़ सकती। आप मेरी खुशी में शामिल नहीं होंगे क्या? मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी आज हमारे बीच थोड़ा रहकर देख लें। काजल के मम्मी डैडी ने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों ने अपनी सहमति दे दी। काजल खुश हो गई, पूरे 1 साल के बाद उसके मम्मी डैडी उसके साथ थे। चलो काजल, कमरे में चलकर केक काटो। चलो सब लोग। काजल और आयुष ने केक काटा। तभी अंश ने काजल के ऊपर फूल बरसा दिए और आयुष बोला, काजल, आज तुम्हें देने के लिए मेरे पास 2 सरप्राइज हैं। क्या सरप्राइज है, बताओ। आयुष ने हार निकाला और काजल के गले में पहनाता हुआ बोला, यह हार कैसा लगा? और हाँ, पूछने मत लग जाना कितने का है, कैसे मैनेज कर पाओगे? काजल के ससुर जी ने साड़ी लाकर बहू को दी। साड़ी कीमती थी। काजल की सास ने सारे व्यंजन वहां पड़ी मेज पर लाकर रख दिए। फिर काजल को वे अपने हाथों से बड़े प्यार से खिलाने लगी। फूलों की रंगोली पर चलकर काजल कमरे में गई। तभी लाइट जली। इतने भव्य ढंग से स्वागत और कमरे की सजावट देखकर सब दंग रह गए। काजल बहुत खुश थी। तभी उसे कुछ याद आया। आयुष, एक सरप्राइज तो ये सोने का हार हो गया, और दूसरा सरप्राइज क्या है? आयुष ने अपॉइंटमेंट लेटर जेब से निकाला और बोला, मेरी बैंक मैनेजर की पोस्ट पर नियुक्ति का लेटर कल शाम को ही आ गया था, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। यही दूसरा सरप्राइज है। धन्य हो प्रभु, आपने इतनी सारी खुशियां एक साथ दे दी। दीपक चौधरी और नीता ने ऐसा प्यारा माहौल कभी देखा ही नहीं था। जब वे अपने घर की ओर चले तो बोले, बेटी, तुम खुश हो ये देखकर हमें बहुत खुशी हुई। सचमुच प्यार पैसे का मोहताज नहीं होता। अब हमको भी ये महसूस हो गया है। ये हमारी भूल थी कि खुशियां पैसे से मिलती हैं। तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। अब हम आते जाते रहेंगे बेटी, अब हमें भी यहाँ अच्छा लगता है।